रेगिस्तान के बीचों बीच बने एक विशाल कांच के गुंबद की कल्पना कीजिए। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ बिल्कुल सटीक और निर्धारित है। एकदम परफेक्ट एनवायरनमेंट, यानी जहाँ कोई गलती की गुंजाइश ना हो। हाँ बिल्कुल, मतलब मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा एकदम सही, पानी की बूंदें बिल्कुल वक्त पर गिरती हैं और धूप को भी तापमान नियंत्रण प्रणाली के जरिए बिल्कुल अनुकूल रखा गया है। सुनने में तो किसी साईफाई फिल्म का सीन लगता है। पर यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि ये 1990 के दशक में एरिज़ोना में किया गया एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग था, जिसे बायोस्फीयर 2 का नाम दिया गया था। जिसमें वैज्ञानिकों ने उस बंद गुंबद के अंदर एक पूरा झूठा जंगल तैयार किया था। सही कहा। और शुरुआत में सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। पेड़ इतनी तेजी से उगने लगे कि वैज्ञानिक खुद हैरान थे। उनकी ऊंचाई आम जंगल के पेड़ों से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। एक अजीब और डरावनी घटना होने लगी। जैसे ही ये पेड़ पूरी तरह बड़े होने के कगार पर पहुंचते, वो अचानक आपस में टकराकर या अपने ही वजन से टूटकर जमीन पर गिर जाते, जो कि वैज्ञानिकों के लिए बहुत परेशान करने वाली बात थी। उन्हें लगा कि कोई रहस्यमयी बीमारी है जो इन पेड़ों को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। देखिए, महीनों की जांच पड़ताल हुई, पर जब सच्चाई सामने आई तो वो किसी बीमारी से नहीं, बल्कि एक ऐसी कमी से जुड़ी थी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। हवा। उस गुंबद के अंदर हवा के झोंके नहीं थे। एग्जैक्टली। हवा का वो दबाव, वो थपेड़े जो एक पेड़ को हिलाते हैं, उसको झुकने पर मजबूर करते हैं, वो वहां थे ही नहीं। होता क्या है ना, जब हवा एक पेड़ को धकेलती है तो उस तनाव से निपटने के लिए पेड़ अपने अंदर एक अतिरिक्त मजबूती पैदा करता है, जिसे साइंस की भाषा में हम स्ट्रेस वोर्ड या संघर्ष से बनी मजबूती कह सकते हैं। और बिना उस तनाव के, बिना उस रोजाना की मुश्किल के, पेड़ तेजी से बढ़ तो गए, पर उनका तना इतना कमजोर रह गया कि वो अपना ही वजन नहीं उठा सके। ये एक बहुत ही गहरा नेचर का नियम है। तो इस कहानी के सामने आने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। एक पेड़ के गिरने का ये सीधा सा नियम दुनिया के सबसे अमीर अरबों खरबों रुपए वाले परिवारों और एक आम घर में पलने वाले बच्चों के भविष्य से कैसे जुड़ा हुआ है? आज के इस गहरे विश्लेषण में हम दरअसल इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे। आज हम जिन केस स्टडीज पर चर्चा कर रहे हैं वो एक ऐसी मनोवैज्ञानिक सलाहकार के अनुभवों पर आधारित हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों से अति संपन्न परिवारों के बीच काम किया है। मतलब ऐसे परिवार जिनकी कुल संपत्ति $150 मिलियन यानी 1200 करोड़ रुपए या उससे भी कहीं अधिक होती है। बिल्कुल। इनका मुख्य काम इन अरबों की संपत्ति वाले परिवारों के अंदर चल रहे आंतरिक संघर्ष, पैसे और आपस के टकराव और दौलत के आकलन को सुलझाना है। दुनिया को बाहर से देखकर लगता है कि इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, पर अंदर की सच्चाई कहीं ज्यादा जटिल और दुख भरी होती है। ये लोग इमोशनल लेवल पर बहुत स्ट्रगल करते हैं। हालांकि हमारे आज के स्रोत इन्हीं अति संपन्न लोगों के इर्द गिर्द घूमते हैं, पर हमारा असली लक्ष्य सिर्फ इन बड़े लोगों की जिंदगी में झांकना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली मकसद उन मनोवैज्ञानिक तथ्यों को निकालना है जो किसी भी आम परिवार की परवरिश, उनके बच्चों की सोच और पैसे के प्रति उनके नजरिए को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी मुद्दे से शुरू करते हैं जो स्रोत में सबसे पहले रखा गया है, धन और दौलत के बीच का अंतर, मनी वर्सेस वेल्थ। आमतौर पर समाज में लोग इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, पर इनमें बहुत बड़ा फर्क है। धन यानी मनी वो चीज है जिसे गिना जा सके, जिसे हम स्प्रेडशीट या बैंक के खाते में देख सकते हैं। इसे नापना बहुत आसान है। पर जब हम सच्ची दौलत या वेल्थ की बात करते हैं तो वो एक दिमागी और दार्शनिक स्थिति है। दौलत का असली मतलब होता है अपने समय पर अपना नियंत्रण, परिवार के साथ बिताने के लिए फुर्सत, अपनी मर्जी से फैसले लेने की आज़ादी और सबसे बड़ी बात शांति, यानी दिमागी शांति। और यहीं पर एक बहुत ही विरोधाभासी स्थिति सामने आती है ना? हाँ, एकदम। इन केस स्टडीज में ऐसे कई लोगों का जिक्र है जो आर्थिक रूप से तो बेहद संपन्न हैं, पर खुशियों के मामले में पूरी तरह कंगाल हैं। जिसे हम कैश रिच बट हैप्पीनेस पुअर कह सकते हैं। उनके पास बैंक में तो बेशुमार धनराशि है, पर उनकी जिंदगी में एक पल का भी चैन नहीं है। उन्हें हमेशा लगता है कि और ज्यादा धन उन्हें सुरक्षा देगा, पर सच तो ये है कि वो एक ऐसी अंधी दौड़ में शामिल हैं जिसका कोई अंत नहीं है। और इसी समस्या को सुलझाने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट समझाया गया है, व्हाट्स योर नंबर, यानी वो कौन सा आंकड़ा है। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। एक ऐसा आर्थिक लक्ष्य जहां पहुंचकर एक इंसान अपने अंदर इतनी आज़ादी महसूस करे कि वो नए काम, नई जिम्मेदारियों या किसी नए आकर्षक प्रस्ताव को साफ तौर पर ना कह सके, ताकि वो अपनी असल जिंदगी जी सके।
जब तक वो आंकड़ा तय नहीं होता, धन कभी दौलत में तब्दील नहीं हो सकता। सही कहा। दौलत वही है जो इंसान को जिंदगी जीने का वक्त दे, ना कि उसकी पूरी जिंदगी ही निगल जाए। पर मुझे लगता है इस अंधी दौड़ का सबसे भयानक असर उस आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है जो इस बेशुमार दौलत के बीच पैदा होती है। बच्चों पर इसका असर सच में संगीन होता है। इनका सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक बोझ इनकी पहचान यानी आइडेंटिटी से जुड़ा होता है। इन बच्चों की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख ये होता है कि उन्हें हमेशा उनके माता पिता की परछाई में देखा जाता है। हु इज योर डैडी वाला सिंड्रोम। हर जगह उन्हें सिर्फ एक ही चीज महसूस होती है कि उनका अपना वजूद क्या है। उनका अस्तित्व सिर्फ उनके माता पिता के नाम से जुड़ा रह जाता है और इस लगातार तुलना के कारण उनके अंदर एक अजीब सी शर्म और आत्मग्लानि पैदा हो जाती है। उन्हें यह विश्वास होने लगता है कि उनकी किसी भी निजी सफलता का श्रेय उनकी मेहनत को नहीं बल्कि उनके परिवार के पैसे और नाम को ही दिया जाएगा। इस दबी हुई पहचान के कारण वो अंदर ही अंदर खोखले होते जाते हैं, ठीक उन पेड़ों की तरह। और इस परेशानी का एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान सामने लाया गया है। बच्चों को शुरुआत से ही खेल कूद यानी स्पोर्ट्स में शामिल करना। खेल का मैदान एक ऐसी जगह है, एक ऐसा समान अवसर का मैदान है जहां बाहरी दुनिया का कोई भेदभाव नहीं चलता। मैदान पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके परिवार की कितनी बड़ी हैसियत है। वहां कोई पैसे देकर तेज नहीं दौड़ सकता। वहां सिर्फ उसकी क्षमता, उसका पसीना और उसकी मेहनत काम आती है। ये एक ऐसी जगह है जहां उसको असली हवा के थपेड़ों का सामना करना पड़ता है, जिससे उसके अंदर वो संघर्ष की मजबूती यानी स्ट्रेस वुड पैदा होती है। गलती करने पर वहां पेनल्टी मिलती है और मेहनत करने पर जीत। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये गलती सिर्फ अरबों रुपए वाले परिवार ही कर रहे हैं, या आज के दौर में आम माता पिता भी बिना बेशुमार दौलत की ठीक यही मनोवैज्ञानिक भूल कर रहे हैं? ये इस विश्लेषण का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। आज की नई पीढ़ी के माता पिता, विशेषकर मिलेनियल पेरेंट्स जिनकी उम्र इस वक्त 30 से 40 के बीच है, वो अपने बच्चों के जीवन से हर तरह का संघर्ष और परेशानी तुरंत निकाल देने की कोशिश कर रहे हैं। जिसे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी कहा जाता है। ऐसे माता पिता जो बच्चों के आसपास हर वक्त मंडराते रहते हैं, उनका मनोविज्ञान बड़ा जटिल बताया गया है। आज के समाज में माता पिता इस बात पर बड़ा जोर देते हैं कि बच्चे के साथ उनका रिश्ता कभी खराब ना हो। अगर बच्चे से कोई भूल हो जाए या माता पिता को गुस्सा आ जाए तो वो तुरंत रिश्ता सुधारने और माफी मांगने आगे आ जाते हैं। पर इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही कड़वा सत्य पर रोशनी डाली गई है। जब भी माता पिता बच्चे का कोई ऐसा काम खुद कर देते हैं जो बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से खुद करने में सक्षम है, तो दरअसल इससे बच्चे का आत्मविश्वास नहीं बढ़ता, बल्कि माता पिता का खुद का अहंकार और आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा फर्ज निभाया, पर सच्चाई ये है कि बच्चा उस वक्त और ज्यादा असहाय और कमजोर बन जाता है। इसे समझने के लिए स्रोत में एक बहुत अच्छी सच्ची घटना का जिक्र है। एक विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लड़के का उदाहरण। हाँ, वो कॉलेज स्टूडेंट वाला केस। जब वो लड़का पहली बार घर से दूर पढ़ने गया तो उसकी माँ ने उसको सेमेस्टर के पहले हफ्ते के आहार और जरूरतों के लिए एक अच्छी खासी निर्धारित धनराशि दी, एक बजट दिया। और एक हफ्ते बाद ही उस लड़के ने वो सारा पैसा उड़ाया और खाली हाथ हो गया। नए दोस्तों के बीच और नई आजादी के नशे में उसने आगे के बारे में नहीं सोचा। जब उसने अपनी माँ को फोन करके और पैसे मांगे, दरअसल वो एक ऐसी उम्मीद कर रहा था जिसे आजकल ज्यादातर बच्चे करते हैं कि उन्हें किसी भी संकट से तुरंत निकाल लिया जाएगा, बेल आउट कर दिया जाएगा। पर उस माँ ने जो प्रतिक्रिया दी वो आम समाज की सोच से बिल्कुल अलग थी। उसकी माँ ने गुस्से में आकर कोई डांट फिटकार नहीं की, ना ही कोई लंबा चौड़ा भाषण दिया। उन्होंने बड़ी शांति से उस लड़के की मदद करने से यानी उसको बेल आउट करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि अब आगामी किस्त आने तक उसे या तो सस्ती बीन्स खाकर गुजारा करना होगा या फिर पास में कोई पार्ट टाइम नौकरी ढूंढनी होगी। इस एक फैसले ने, इस बाउंड्रीज और नतीजे ने उस लड़के के दिमाग पर जो असर डाला वो जिंदगी भर का सबक बन गया। उसने सीखा कि उसके हर कदम, हर फैसले का एक परिणाम होता है जिसे भुगतने के लिए कोई और सामने नहीं आएगा। उसने अपना स्ट्रेस वुड खुद बनाया। और ये घटना हमें सीधे उस हिस्से पर ले आती है जहां इन सभी कठिन सीखों को रोजमर्रा की आम जिंदगी में उतारने की बात की गई है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ऐसे कौन से व्यवहारिक कदम हैं जो बच्चों में आर्थिक समझ और संघर्ष झेलने की ताकत पैदा कर सकते हैं? पहला और सबसे प्रभावी तरीका बताया गया है फिजिकल नकद पैसों का इस्तेमाल। आज का दौर पूरी तरह से कैशलेस सोसाइटी का बन चुका है। हम हर जगह फोन या कार्ड का इस्तेमाल करके पैसे चुका देते हैं। पर इस सुविधा ने एक बहुत बड़ा नुकसान किया है। एक छोटे बच्चे को लगता है कि धन सिर्फ एक स्क्रीन पर झिलमिलाने वाला आंकड़ा है जो कभी खत्म नहीं होता।
के भरा वॉलेट देना बेहद ज़रूरी है। मनोविज्ञान के हिसाब से जब एक बच्चा अपने हाथ से कागज़ का नोट किसी दुकानदार को देता है तो उसके मस्तिष्क में एक अजीब सी चुभन पैदा होती है। एक लॉस की भावना। वो धन को जाते हुए देखता है। अगर उसके हाथ से सिक्का गिरकर खो जाए तो वो उस हानि और उसके नतीजे को महसूस करता है। डिजिटल लेन देन इस पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को खत्म कर देता है, इसलिए शुरुआत कैश से होनी चाहिए। दूसरा कदम इस नकद धन को सही तरीके से मैनेज करने से जुड़ा है, जिसे 3 डब्बों का नियम कहा गया है: गिव, सेव और स्पेंड बॉक्स। बच्चों को जब भी उनकी पॉकेट मनी दी जाए तो उन्हें 3 डब्बे बनाने के लिए आकर्षित किया जाना चाहिए। पहला डब्बा दान के लिए, दूसरा बचत के लिए और तीसरा खर्च करने के लिए। जब एक बच्चा खुद ये तय करता है कि उसके पास आई रकम का कितना हिस्सा बचाया जाएगा और कितना किसी जरूरतमंद को दिया जाएगा, तो उसके अंदर शुरू से ही एक संतुलन और जिम्मेदारी का बीज बोया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण कदम सीधे तौर पर उनके दिमाग से एंटाइटलमेंट यानी मुफ्त में सब मिलने की उम्मीद को खत्म करने के लिए है, और वो है घर के छोटे मोटे काम करवाना, चोर्स। हर बच्चे को ये महसूस कराना जरूरी है कि जो खाना उनकी थाली में आता है या जो कपड़े वो पहनते हैं वो हवा से नहीं आते, उसके पीछे परिवार का श्रम लगता है। जब बच्चे अपना बिखरा हुआ बिस्तर खुद ठीक करते हैं, खाना खाने के बाद अपने जूठे बर्तन खुद उठाते हैं, तो उन्हें समझ आता है कि परिवार नामक संस्था में हर किसी को अपना योगदान देना पड़ता है। और इसमें चौथा कदम बहुत दिलचस्प है: पैसों के विषय पर खुलकर बातचीत करना। हमारे समाज में धन से जुड़ी परेशानियों पर बात करना सेक्स या मौत जैसा एक वर्जित विषय या टैबू बन चुका है। लोग अपने बच्चों के सामने अपनी आर्थिक गलतियों पर बात करने से कतराते हैं, पर सच्चाई ये है कि अगर माता पिता अपने अनुभव, अपनी भूल और पैसों के नुकसान के बारे में खुलकर बातचीत नहीं करेंगे तो बच्चे वही गलतियां आगे दोहराएंगे। इसका एक हिस्सा ये भी है कि रोजमर्रा की बातचीत में सिर्फ सफलताओं की चर्चा ना हो। माता पिता को आदत डालनी चाहिए कि वो बच्चों से पूछें कि आज उन्होंने क्या नया सीखा जिसमें वो असफल रहे। जब एक बाप या माँ खुद ये स्वीकार करते हैं कि आज उन्होंने अपने काम की जगह पर कोई भूल की है, तो बच्चे को ये संदेश मिलता है कि असफल होना नियम का एक हिस्सा है। और फेलियर आने पर कोई आसमान नहीं टूट पड़ता। इससे उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। अब इस चर्चा के सबसे गहरे और जज्बाती पहलू पर आते हैं, इमोशनल कनेक्शन पर। जब इन अति संपन्न परिवारों में जज्बाती जुड़ाव की बात आती है तो स्थिति बड़ी नाजुक होती है। अक्सर देखा जाता है कि आर्थिक रूप से सफल लोग अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि वो अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाते, और इस गिल्ट को कम करने के लिए वो महंगे उपहार और सुविधाओं का सहारा लेते हैं। पर किसी भी मनोवैज्ञानिक संकट के वक्त जब एक बच्चा अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा हो तो उसे दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती। उस संकट की घड़ी में बच्चे को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है कंधे से कंधा मिलाकर की गई बातचीत, शोल्डर शोल्डर कॉन्वर्सेशन, जैसे कार में सफर के दौरान होने वाली आम गुफ्तगू। इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा है। जब आप आमने सामने बैठकर किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो दूसरे व्यक्ति पर दिमागी दबाव पड़ता है। पर जब एक माँ या बाप कार चला रहे होते हैं और बच्चा बगल में बैठा होता है तो दोनों का ध्यान सामने की तरफ होता है। इस स्थिति में आंखों का सीधा संपर्क नहीं होता, जिससे बच्चा खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है और अपने अंदर दबी हुई सबसे मुश्किल बातें भी आसानी से कह डालता है। इस बात का सबसे सटीक नतीजा उन परिवारों में देखने को मिलता है जहां माता पिता अलग हो जाते हैं, यानी डिवोर्स केसेस में। ऐसी स्थिति में दोनों माता पिता के बीच बच्चे का स्नेह जीतने के लिए एक अजीब सी आर्थिक होड़ लग जाती है। एक तरफ से लंबी और महंगी छुट्टियों का आयोजन किया जाता है तो दूसरी तरफ से लाखों रुपए के खिलौने दिए जाते हैं। ये दोनों दरअसल अपना अपना दर्द पैसों से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन 25 साल बाद जब वो बच्चा पूरी तरह बड़ा हो जाता है तो उसका नजरिया इस सब पर क्या होता है, ये जानना जरूरी है। नतीजा पूरी तरह से चौंकाने वाला होता है। एक लंबा वक्त गुजरने के बाद बच्चा उस माता या पिता का ज्यादा सम्मान करता है जिसने कभी पैसे के जरिए उसका प्यार खरीदने की कोशिश नहीं की, बल्कि उस व्यक्ति से ज्यादा गहरा रिश्ता बनाता है जिसने हिम्मत दिखाकर बाउंड्रीज तय किए थे, जिसने ये कहने का साहस दिखाया था कि हमारे घर के कुछ तय नियम हैं और उन्हें मानना पड़ेगा। बच्चों का असल में अज़म और बेहिसाब छूट नहीं चाहिए होती, उन्हें अंदर ही अंदर एक सुरक्षा का घेरा चाहिए होता है, और वो सुरक्षा नियम और ठहराव से ही पैदा होती है। महंगे उपहार सिर्फ पल भर की खुशी दे सकते हैं,
पर चरित्र का निर्माण हमेशा ठोस नियमों की नींव पर ही होता है। तो इस गहरे विश्लेषण को अगर हम आखिरी धरातल पर देखें तो इसका पूरा सार क्या निकलता है? इसका सार यही है कि सच्ची दौलत और बेहतरीन परवरिश का मकसद किसी को हमेशा दुखों से बचाना नहीं है। असली परवरिश वो है जो किसी को असफलता से टकराने और उससे उभरकर वापस खड़े होने के काबिल बनाए। अपनी खुद की आत्मग्लानि को शांत करने के लिए किसी दूसरे को अपने ऊपर पूरी तरह निर्भर बना लेना जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। हमने उन पेड़ों के बारे में बात की जो हवा के बिना गिर गए थे, और वही हवा इंसानों की जीवन में आने वाली चुनौतियां हैं। बिना संघर्ष के मिली पहचान हमेशा खोखली रहती है। और इसी चर्चा से निकलकर एक बहुत ही असुविधाजनक और गहरा सवाल पैदा होता है जिसे मैं आज छोड़कर जाना चाहूंगा। बोलिए, वो सवाल क्या है? हम सब जानते हैं कि एक इंसान का सबसे बेहतर चरित्र उन मुश्किलों से निकलकर बनता है जिन पर वो जीत हासिल करता है। लेकिन अगर हमारी आने वाली पीढ़ियों के पास अपनी हर परेशानी को पैसे से दूर करने की ताकत आ जाए तो क्या वो कभी एक आदर्श और मजबूत नेता बन पाएंगे? ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। क्या बिना संघर्ष और उस स्ट्रेस वुड के कोई सुनहरा भविष्य बनाया जा सकता है? इसी एक ख्याल और उलझे हुए सवाल के साथ हम इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इन तथ्यों ने बेशक धन दौलत और जिंदगी में मुश्किलों की जरूरत के बीच का नजरिया पूरी तरह बदल दिया है। अगली बार एक नए मुद्दे और कुछ और ऐसी ही चौंकाने वाली सच्चाइयों के साथ फिर से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जो समाज को एक बिल्कुल नए आईने से देखने पर मजबूर कर देगी। तब तक उन हवा के झोंकों का सामना करते रहिए